हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसपी इन्फो पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में चुनाव का माहौल है और सभी राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो शेयर करती जा रही है, यानी कि अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जो कि राजनीतिक पार्टी को दिए गए चंदे के ऊपर आता है। In the challenge to the electoral bond scheme and the amendments introduced to the provision of the income tax, the Representation of the People's Act, and the Companies Act, and the RBI. जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा दिया जाता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के की मदद से दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहा, आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैसे इसमें जो है मनी का फ्लो होता है, और एसबीआई ने क्या बोला, ये सारी चीजें जो उन्होंने अपना टाइम मांगा है उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल का नाम है S2E यानी कि स्टार्ट टू एंड इन्फो। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड की, और जो 13 मार्च को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और सुनवाई करेगा। एसबीआई ने जो याचिका दायर करी है डेट को एक्सटेंड करने की, वहां तक आपको फिर 13 मार्च तक के बाद पढ़ना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर के। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने क्या फैसला दिया। उन्होंने बोला 15 फरवरी को कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो असंवैधानिक है और इस स्कीम को रद्द कर दिया। और स्टेट बैंक को यह बोला कि भाई 6 मार्च तक आपको सारे बॉन्ड की डिटेल जो है, सारे बॉन्ड की जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को देनी है। और 13 मार्च तक जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी वेबसाइट पर ये सारी डिटेल शेयर करेगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को बोला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली, अगर हम डिटेल में देखें तो क्या क्या बातें कही। उन्होंने बोला कि भाई एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करना बंद कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा ये बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए गए हैं, कब से, 12 अप्रैल 2019 से आज की डेट तक, यानी कि 15 फरवरी को ये जो है ऑर्डर दिया था, तो 15 फरवरी तक सभी डिटेल देनी है। कौन कौन सी डिटेल, डेट ऑफ परचेज, और किस बंदे ने, यानी कि किसने ये परचेज किया बॉन्ड, और कितने अमाउंट का था, यानी कि डिनोमिनेशन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज। ये सारी डिटेल जो है 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक आपको शेयर करनी है। इसके बाद उन्होंने आगे बोला कि जितने भी बॉन्ड हैं एनकैश किए गए हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियों ने उनको एनकैश कर लिया या रिडीम कर लिया है बॉन्ड को, और वो भी कब से देना है, 12 अप्रैल 2019, यानी कि अप्रैल 2019 से और आपका जो है 15 फरवरी 2024 तक ये सारी डिटेल जो है आपको देनी है। उसमें यह बताना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितने अमाउंट का एनकैश हुआ है ना, और किस डेट को एनकैश हुआ है, ये सारी चीजें जो है आपको बतानी है। इसके बाद उन्होंने बोला कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कहां पर जाएंगी, ईएसआईसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सारी डिटेल सबमिट करनी है, और कब तक करनी है, 6 मार्च 2024 तक। इसके बाद उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, 6 मार्च को जो डिटेल एसबीआई सबमिट करेगा इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन वो सारी डिटेल अपने वेबसाइट पर शेयर करेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हो सकता है इस पीरियड में, आज हमारा ऑर्डर आ रहा है और इस पीरियड में किसी ने बॉन्ड को खरीदा हो और उसकी वैलिडिटी अभी चल रही हो, वैलिडिटी 15 दिन की होती है, और जो भी उसका ऑनर है, लेट से किसी परचेजर ने बॉन्ड खरीदा है, तो वो परचेजर जो है तुरंत जाकर के बैंक में उसको रिटर्न कर दे और बैंक जो है सारा अमाउंट रिफंड कर देगा। तो ये अभी कर लेना है। और अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी के पास है बॉन्ड और वो एनकैश कराना चाह रहा है, तो वो भी उसको लौटा दे और जो बॉन्ड है उसको तुरंत लौटा दे, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। ये जो है 5वें पॉइंट में बोला है। तो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कंप्लीटली डिटेल में कहा है एसबीआई को कि भैया ये सारी चीजें करो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है बेसिकली। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सी भाषा में यह है, इसकी फोटो आप देख सकते हो, इस तरह का ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता है।
और इस बॉन्ड यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है कि और ये जो बॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की ब्रांचेस से ही आप खरीद सकते हो। 29 ब्रांचेस है, यानी कि 29 ब्रांचेस है एसबीआई की, जहां से आप इसको खरीद सकते हो। और इसके अंदर जो भी परचेजर है, जो बॉन्ड खरीदता है, उसकी डिटेल को मतलब सीक्रेट रखा जाता है, शेयर नहीं किया जाता। ये गुमनाम तरीके से जो है चंदा देने की एक प्रक्रिया है। ये है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 2017 के बजट में उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, इन्होंने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को पेश किया था और 29 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। तो ये 2018 की बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना थी जिसकी बजट में मैंने घोषणा की थी, उसको संसद के सामने रख दिया है। ठीक है जी। इसके बाद चुनावी बॉन्ड का क्या मकसद था? बेसिकली जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने इसके जो है मकसद बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। क्या क्या थे? उन्होंने बोला था एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना, पारदर्शिता बढ़ेगी, पता रहेगा कौन किसको कितना चंदा जा रहा है और पार्टियों को कितना चंदा मिल रहा है ये पता रहेगा। बेसिकली किसने दिया ये तो नहीं पता रहेगा, लेकिन पार्टियों के पास कितना चंदा आया ये जरूर पता रहेगा। और जो पार्टियों के पास जो चंदा आया वो उसको कैसे यूज कर रहे हैं ये भी पता रहेगा। जो नकद लेन देन है उसको जो है प्रोहिबिट करना, यानी कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन करना, उसको जो है ये क्या करना चाह रहे थे? प्रोहिबिट करना चाह रहे थे। और जो भी दानदाता गुमनामी का संरक्षण, जो भी दान दे रहा है, यानी कि जो परचेजर है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, उसके नाम को सीक्रेट रखा जाएगा। ये उनका बेसिकली मकसद था। बट क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? आप देख सकते हैं, जैसा कि क्रिप्टो भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया हम तो ट्रेसेबल है, लेकिन जो है ये बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड हम ट्रेसेबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि एसबीआई ने जो है 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी और उन्होंने बोला कि भाई हमें जो 6 मार्च का आपने समय दिया है ये डिटेल देने के लिए, वो हमें कम लग रहा है। तो वो सारी बातें मैं डिटेल में अभी करूंगा। इसके बाद आप यहां पर भी देख सकते हैं कोई जो गुमनाम दाता है ना, वो जो है पैसा पार्टियों दे रहा और पार्टियां जो अपना पैसा दबाए जा रही हैं। तो ये नहीं पता ये कौन है भैया, गुमनाम आदमी कौन है। इसके बाद आप यहाँ पर भी एक कार्टून देख रहे हैं, जैसे कि अपोजिशन पार्टी, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सभी जो एक मिरर में देख रहे हैं, लेकिन मिरर इनको लग रहा है मिरर तो वन वे मिरर है, बट एक्चुअल में ये टू वे मिरर है। पीछे से जो है सत्ताधारी पार्टी जिसके पास बहुत सारा पैसा आया है वो जो है मजाक उड़ा रही है। तो ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है कि क्या एक्चुअल में ये सारी चीजें हुई है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में करने वाला हूं, तो चैनल पर आप बने रहिएगा। इसके बाद किन राजनीतिक दलों को मिलता है पैसा? भाई वो राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर हुआ है उसका 1% अगर उन्हें मिला होगा तो वो पार्टियां जो है राजनीतिक चंदा लेने का हकदार है। ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनावी बॉन्ड लेने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो आपको फिर ये समझ में आएगा कि जो एसबीआई समय मांग रहा है क्या एक्चुअल में वो सही है या गलत है, या मतलब क्या चल रहा है, दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है, ये आपको पता जरूर चलेगा। तो भैया क्या होता है, एक आदमी जैसे कि मान लो मैं ही हूं, मुझे चुनावी बॉन्ड लेना है, तो पहले मेरा केवाईसी होगा, है ना भाई। केवाईसी हुआ, मैंने जो है बोला कि मुझे जो है भाई बॉन्ड दे दो, तो मैंने ऑथोराइज एसबीआई ब्रांच से मैंने क्या किया, एक बॉन्ड ले लिया। ये जरूरी नहीं है उस ब्रांच में मेरा अकाउंट हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है ये। तो मैंने जो है अपनी नेम एंड डिटेल ऑफ द डोनर नॉट रिकॉर्डेड, ध्यान रखना बॉन्ड पर सबसे पहली बात याद रखनी है, बॉन्ड पर किसी भी डोनर का नाम और उसकी डिटेल को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक डिफरेंट फॉर्म है वहां पर ये रिकॉर्ड करते हैं एसबीआई वाले, तो वो मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा। अब मान लो बॉन्ड लिया मैंने जो है 1000 से 1 करोड़ के बीच में, यानी कि मैं तो 1000 रुपए का ही लूंगा, पैसा ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो इनविजिबल एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जो बैंक वाले ही इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है बैलेंस एनोनिमिटी विद ट्रेसेबिलिटी, है ना, ये बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड जो है फिजिकली कहां जाएगा, जिस पार्टी को चंदा दिया है, तो ये जो बॉन्ड है फिजिकली उस पार्टी के पास जाएगा। अब ये बैंक कर रहा होगा ये काम, बैंक दे रहा होगा या इलेक्शन कमीशन के थ्रू, अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, खैर फिजिकली ये जो है बॉन्ड यहाँ जाएगा। इसके बाद ये पार्टी जो है भाई, जो इलेक्शन कमीशन में पार्टियों का एक अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है,
उस अकाउंट में ये बॉन्ड जाकर के सबमिट होगा और वहां से ये इस बॉन्ड को एनकैश किया जाएगा और सारा का सारा पैसा जो एनकैश थ्रू ईसीआई वेरीफाइड अकाउंट यहाँ पर लिखा है, तो उस बैंक अकाउंट से इसको क्या करा सकते हैं, वेरीफाई करा कहते हैं एनकैश करा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है बॉन्ड में जो कैसे मनी फ्लो होती है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं कि चुनावी बॉन्ड लेने का जो समय है और राशि है वो क्या है, वो आपको पता है 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के बीच में आप जो है चंदा दे सकते हैं और बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन सभी महीनों में जितने भी मैंने बॉक्स जो है हाईलाइट किए हुए हैं, यानी कि 10 दिन, शुरुआती 10 दिन में आप इन बॉन्ड को खरीद सकते हो और इस बॉन्ड की जो वैलिडिटी होती है ये 15 दिन की होती है। आगे बढ़ते हैं, किसे कितना फायदा मिला ये डिटेल जो है इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल है। यहां पर आप देख सकते हो बीजेपी को 9,120 करोड़ का चंदा मिला है। सबसे ज्यादा चंदा जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है और ये चंदा जो है बीजेपी को मिला है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर डिटेल में लिखा है। खैर कांग्रेस की बात करें तो 9.8% यानी कि 1550 करोड़ अप्रॉक्स, तो लगभग सभी पार्टियों को जो है थोड़ा थोड़ा सिमिलर मिला है, लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ है, जो पाई चार्ट हम देख रहे हैं वो थोड़ा नहीं बहुत हाई है। 9,120 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला है। इसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक क्यों करार दिया। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो जो है सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डिसओबे करती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, भाई अगर मान लो मैंने आरटीआई दायर करी और मुझे यही नहीं पता किस बंदे ने जो है आपको क्या कहते हैं चंदा दिया है, लेट से अदानी ने दिया है, अंबानी ने दिया है, XYZ यूटीवी जो भी जिसने भी दिया है उसने दिया है, बट ये मुझे नहीं पता, तो ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या है, उल्लंघन है, तो पता होना चाहिए। चुनावी चंदा देने में जो लेने देने वाली जो राजनीतिक दल है और फंडिंग करने वाला, दो पार्टियां शामिल होती है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए होता है या फिर कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत हो सकती है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अदानी भाई ने फोन किया मोदी को, नहीं अभी नाम नहीं लेंगे, ठीक है, सरकार को फोन किया और बोला कि भाई साहब ऐसा है, मैंने 100 करोड़ रुपए चंदे के लिए दिए हैं। ठीक है, अब उन्हें तो ये पता चल गया 100 करोड़ का अमाउंट आज की डेट में आएगा। अब 100 करोड़ का अमाउंट जब आज की डेट में आएगा तो ऑफकोर्स सी बात है, राजनीतिक पार्टी को ये तो पता चल गया कि ये चंदा जो है कहां से आया है, अदानी भाई से आया है ना। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है, हमें यही नहीं पता 100 करोड़ का चंदा जो है पार्टी को कहां से मिला, ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। भाई एक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, लेट से मतलब आपने किसी को हिंट देना है, भाई ऐसा है 1,000 करोड़ का चंदा आने वाला है। अब 1,000 करोड़ का चंदा तो जहां से आएगा वो तो फोन करके बता देगा ना मैंने दिया है, और वो भी हाँ भाई आज की डेट में 1,000 करोड़ का चंदा आया है, ठीक है भैया उसी का है। अब 1,000 रुपए का चंदा होगा, हो सकता है वो मिक्स हो जाए, लेकिन 1,000 करोड़ या 100 करोड़ का चंदा तो मिक्स नहीं हो सकता। कोई एक ही बंदा जो है 100 करोड़ का चंदा दे रहा होगा। अब 1,000 रुपए का चंदा तो मतलब हो सकता है इसमें 100 लोग भी हो सकते हैं एक ही दिन में, तो वो ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एक बिग अमाउंट, और जो है जिसने डोनेट किया है वो तुरंत फोन करके बोल दे, अरे भाई साहब ऐसा है, हमने पैसा दिया है तुम्हें, अच्छा ठीक है तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर जो है जो लेने और देने वाले जो आदमी हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में कुछ पाने की चाहत हो सकती है, पनप सकती है। इसके बाद राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। ये सोच रहे हैं कि भैया इसमें जो है ब्लैक मनी जो है ब्लैक मनी को रोका जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, भाई साहब अरे मोदी साहब आपको मैंने 100 करोड़ का चंदा दिया है और आप जो है इस चंदे को देख लेना, और ये पैसा जो है टैक्स बेनिफिट देता है मुझे 80GG के तहत, है ना, तो 80GG के तहत जो है ये टैक्स बेनिफिट है। तो ऑफकोर्स ही बात है, वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है तो हमें नहीं पता। खैर हो सकता है उसका यूज जो है टैक्स की चोरी करने में किया जा सके या किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर ये बोल रहे हैं कि ये जो है ब्लैक मनी को रोकेंगे, तो ये भी जो है सही तर्क या सही बात नहीं है। ठीक है जी, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार कर दिया है। इसके बाद अब एसबीआई ने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा है,
हमारी जो डेडलाइन खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक याचिका दायर करी और उन्होंने बोला कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए, यानी कि अगले 4 महीने का समय और दिया जाए। तो ऐसा क्या बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को दिएगा अपने एप्लीकेशन में, कहा 22,217 बॉन्ड हैं हमारे पास और इन बॉन्ड की जानकारी को जुटाने के लिए हमें जो है आपने 25 दिन का समय दिया था, ये बहुत ही कम है, तो हमें 4 महीने का समय दिया जाए। अब इस बात को समझते हैं कि एसबीआई ने ऐसा क्यों कहा, मतलब उन्हें इतना समय क्यों चाहिए। अब ये समय मांगने के लिए, ये जो समय मांगा है, क्या ये सही मांगा है, क्या वो एक्चुअल में जानकारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर आप जो है कुछ कार्टून, बढ़िया से कार्टून आप देख सकते हो। लंच ब्रेक कम आफ्टर इलेक्शन, ठीक है जी, एज वी ब्रेक फॉर लंच। तो भैया तब तक तो इलेक्शन भी हो जाएगा और तब तक ये नहीं पता चलेगा किस पार्टी को किसने चंदा दिया है। हो सकता है बहुत सारी ब्लैक मनी जो है व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी हो। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है ये कार्टून की मदद से यही समझाने की कोशिश की जा रही है। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। खैर, अब एसबीआई ने जो कहा वो सारी चीजें हम जो है यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। यहां पर जो पहला पॉइंट है वो ये लिखा है कि जो एसबीआई ने बोला कि एक तो जो डोनर है उसकी डिटेल को इन्होंने क्या किया, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो कहीं भी रिकॉर्ड का मतलब अभी बताऊंगा कि इन्होंने जो है कोर बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें डिटेल को नहीं डाला है, हार्ड कॉपी में है बट ऑनलाइन कहीं पर भी सिस्टम में नहीं है। तो उनको डिकोड करना है ना, एसबीआई ने कहा कि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। कैसे है देखो, बैंक ने कहा 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड की जो ये स्कीम है, केंद्र सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी करी गई थी इस बॉन्ड के तहत। इसके क्लॉज 7(4) में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी सूरत में जो भी खरीदार है बॉन्ड को लेने वाला, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो खरीद रहा है, उसकी जानकारी को गोपनीय रखा जाए। पहली बात तो आपको क्लियर हो गई भाई। 7(4) क्लोज में कहा गया केंद्र सरकार की एक अधिसूचना में कि भाई जो भी डोनर है, जो परचेजर है, उसकी डिटेल को सीक्रेट रखा जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई अदालत इसकी जानकारी मांगती है या जांच एजेंसी किसी आपराधिक मामले में इस जानकारी को मांगती है, तभी खरीदार की पहचान को बताया जा सकता है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, खुद सोचो आप ये सवाल। आपका अकाउंट है बैंक में, अब आपके अकाउंट की जो डिटेल है क्या बैंक किसी को देता है? नहीं देता। तो बैंक ने आपके अकाउंट की डिटेल को गोपनीय रखा है। क्या यहां पर यह बोला गया है कि भाई आप गोपनीय रखो बट उसको कोर बैंकिंग सिस्टम में मत डालो या ऑनलाइन सिस्टम में मत डालो? ऐसा तो नहीं बोला गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। हो सकता है पूरी की पूरी दाल काली निकल जाए, कोशिश करेंगे हम दाल को पीली बनाने की, बट काली भी हो सकती है। यहां पर ध्यान से समझिए, इन्होंने बोला कि जो डोनर है उसकी डिटेल को आपको सीक्रेट रखना है, बस ये बोला है। ऐसा तो नहीं बोला कि भाई तुम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मत बनाओ या तुम कोई ऐसा, तुम फिजिकली ही करो, तुम जो है पेपर को मैच कराओ, ऐसा तो सरकार ने नहीं बोला था। बट एसबीआई वाले ऐसा मान रहे हैं, है ना। उन्होंने जो है ये सोच करके इन्होंने कोई भी डिटेल कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाली। बट अब आप ध्यान से सोचिए कि जैसे अब मान लो हमारे अकाउंट है, हमारे अकाउंट की जो डिटेल है क्या बैंक किसी को देता है? नहीं देता, वो भी गोपनीय है। तो उनकी भी डिटेल ऐसे ही गोपनीय रखता। भाई आप जाओ अपने पासबुक को लेकर के और बोलो स्टेटमेंट दे दो 6 महीने का, तुरंत जो है सिस्टम पे बैठेगा बैंक वाला और निकाल देगा, 6 महीने का स्टेटमेंट दे देगा। अब यहां क्यों नहीं दे सकता? भाई यहां भी तो देना चाहिए उसे। गोपनीय रखना था लोगों से, भाई उन्हें लोगों से गोपनीय रखना था। बट अगर मान लो कोई सुरक्षा एजेंसी तुरंत मांगे तो तुरंत जो है सिस्टम से निकाल के दे देना था, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं झोलझाल जरूर हो रहा है। आगे बात करते हैं। इन्होंने बोला हाउ टू बिकम, अच्छा ये तो हमने पढ़ ही लिया है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदारों की जो पहचान है उसको गोपनीय रखने के लिए उन्होंने एक विस्तृत प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो है तैयार किया था, जो प्रोसेस 29 अधिकृत शाखाओं में फॉलो किया जाता है। एसबीआई की जो 29 शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, उसमें फॉलो किया जाता है। इन्होंने बोला हमारी एसओपी के सेक्शन 7.1.2, भाई तुमने ये एसओपी बनाई, क्यों बनाई? तुम साला 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से कराना चाहते हो,
तुम जो है ये बोल देते हो 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए पैसा कहां से कहां जा रहा है। लेकिन तुम इसको फिजिकल करने में देख रहे हो। देखो यहां पढ़ेंगे, इस एसओपी में साफ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने वाले की केवाईसी जानकारी को कोर बैंकिंग सिस्टम में ना डाला जाए। तुम कौन होते हो भाई? तुमने एसओपी बनाई, तुमने कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाला, ये तुम्हारी गलती है, डालना चाहिए था। तुम किसी और को जानकारी मत देते, लेकिन सिस्टम में तो डालते ताकि तुम तुरंत जो है इंफॉर्मेशन निकाल कर दे सकते थे। ऐसे में ब्रांच में इलेक्ट्रल बॉन्ड जिनमें बेचे गए हैं वो कोई जो डेटा है वो सेंट्रल डेटा नहीं है, एक जगह पर नहीं है। जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या, ये डेटा किसी भी सेंट्रल सिस्टम में नहीं है, ये फिजिकली अवेलेबल है, जिसके ऊपर अभी मैं बताऊंगा। तो सभी खरीदारों की जानकारी को जिन ब्रांच से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए हैं वहां एक सीलबंद कवर में रखा गया है। फिर इन सील बंद कवर को कहां भेजा गया है? मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, मुख्य शाखा है, वहां पर इसको भेजा गया है। बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हर बॉन्ड के जरिए जारी होने की तारीख को डोनर के खरीदने की तारीख से मिलाना होगा। यानी कि ये प्रोसेस कहां हो रहा होगा, आप यहां पर देख सकते हो। जैसे केवाईसी हुआ, मैंने बॉन्ड परचेज किया, उस पर डिटेल नहीं है, फिर जो है कितने अमाउंट का, 1000 रुपए का, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि बॉन्ड आ गया, अब बॉन्ड पर एक इनविजिबल नंबर है, ये इनविजिबल नंबर कौन ट्रेस कर सकता है? ये बैंक कर सकता है। क्योंकि इन्होंने कोई कोर बैंकिंग सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम नहीं बनाया, तो अब इनको ये फिजिकली देखने हैं, लेंस की मदद से या जो भी सिस्टम है, तो उससे देखेंगे ये 15 सीरियल नंबर, और फिर ये मैच करेंगे किस स्लिप से? ये जो स्लिप थी, ये वाली स्लिप, ये स्लिप से ये केवाईसी हुआ था इनका। इस केवाईसी से जब ये देखो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, यहां पर डिटेल भरी जाएंगी, उन डिटेल से इसको मैच कराएंगे, है ना। कितने रद्दड़ हो गए हैं भाई, सच में सरकारी हो गए हैं पूरे। ठीक है, तो फिजिकली चेक करेंगे, ऑनलाइन भी कर सकते थे यार, तुम्हें डिटेल नहीं देनी थी, बस यही तो बात थी। खैर चलो, तो यहां पर हो गया, ये एक जगह की जानकारी होगी। ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो सिर्फ इनकी जानकारी है, यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हमने इशू किया और हमें जो कैश आया उनको मिलान करना है, फिर उनको एक सील कवर पैकेट में रखेंगे और जो है उसको कहां भेजा गया हुआ है, वहां कहां भेजा जाता है, मुंबई की एक ब्रांच में भेजा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आगे उन्होंने बोला, अब ये जो बॉन्ड था ये कहां गया था? फिजिकली जो है पार्टी को गया, पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन के पास एक वेरीफाइड अकाउंट है, वहां से इन्होंने इसको क्या कर लिया? एनकैश करा लिया। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। रिवर्स देखो अब इसको, जिस पार्टी ने एनकैश कराया, किस दिन एनकैश कराया और कितने अमाउंट का एनकैश कराया, है ना, किस दिन एनकैश कराया और कितने अमाउंट का एनकैश कराया, फिर वो इसको इससे मिलाएंगे। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये भी इनका अलग कवर में है, एक अलग पैकेट में है। ध्यान से समझ लेते हैं। जानकारी का दूसरा सेट आएगा, हर राजनीतिक दल को 29 अधिकृत शाखाओं में से किसी एक में अकाउंट रखना जरूरी था और वह अकाउंट इलेक्शन कमीशन से क्या था? वेरीफाई था। अब ये क्या करेंगे? उन सभी को जो मूल बॉन्ड या पेइंग स्लिप थे उनको सील बंद कवर में एसबीआई की मुख्य, ये भी अच्छा, ये भी मुंबई में भेजा हुआ है, दोनों को निकालेंगे और दोनों सेट एक दूसरे से अलग स्टोर किए जा रहे हैं, अब इनका मिलान करना है। ठीक है जी। तो ये एक ऐसा काम है जिसके लिए इन्हें बहुत समय की जरूरत है। बॉन्ड राजनीतिक दल ने अपने अधिकृत शाखा में बनाया होगा, रिडीम कराया होगा, फिर हमें खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी बनाए गए बॉन्ड की जानकारी से मिलाना होगा। कि ये कह रहे हैं कि भैया ये प्रोसेस जो है फिजिकली होगा, ये ऑनलाइन कोई भी तरीका इनके पास नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद एसबीआई ने समय बढ़ाने के पक्ष में दलील देने के लिए देते हुए कहा, हर जगह से जानकारी प्राप्त करना और एक जगह की जानकारी को दूसरी जगह से मिलाने की जो प्रक्रिया है वो एक ज्यादा समय वाली प्रक्रिया है, तो हमें जो है इसके लिए ज्यादा समय चाहिए, इसलिए इन्होंने जो है जून तक का समय मांगा है। ठीक है जी। इसके बाद खैर यहां पर हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ जानकारियां, जैसे बॉन्ड की संख्या आदि को डिजिटल रूप में स्टोर किया गया है, लेकिन कोई और विवरण जैसे खरीदार का नाम, केवाईसी, ये सब फिजिकल रूप में स्टोर किए गए हैं। ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि योजना के तहत किसी भी तरह से बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर ना हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मेरे अकाउंट की डिटेल आप बैंक वाला किसी को नहीं देता, है ना, तो वो भी गोपनीय है। बट मैं अगर आज सिस्टम से जाकर के कुछ भी निकालना चाहूं, ट्रांसपेरेंसी मतलब ऑनलाइन सिस्टम में, तो मैं तुरंत कर सकता हूं। लेकिन भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हमने जो है ऐसा बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया भाई? तुम्हारी गलती है, या तुम्हें किसी ने बोला गया है, तुमने किसी ने पीछे से बोल दिया भाई हम पेपर पे ऐसा लिखेंगे, करना ऐसा है
किसी ने जो है पीछे से बोला होगा। ऐसा होता है भाई साहब कंपनियों में बहुत ज्यादा, बोलते कुछ और है करते कुछ और है, ठीक है, पेपर पे कुछ और लिखा होता है, एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है। तो ऐसा जो है हो सकता है। बैंक ने कहा इनके पास जो है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो ये 22,217 तो किसके हो गए भैया, जो परचेज किए गए हैं। ऐसे ही 22,217 जो एनकैश किए गए हैं, तो दो सेट बने हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 44,434। तो इनको मिलान करना और इनकी जानकारी को डिकोड करने के लिए इनको समय चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब हमने आपको ये बता दिया कि भाई इनको समय क्यों चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा आप खुद सोचिए, जैसा कि वैसे तो मैंने जो है इसके ऊपर एनालिसिस किया, आपको बताया कि क्या वाकई में एसबीआई ऐसा कर मतलब ऐसी गलती कर सकता है क्या। अब इसमें कुछ सवाल हैं जो मैं आपको सवाल बताऊंगा और उसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिकली कब से शुरू हुआ था, ये अप्रैल 2019 से, और आज इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन जो है लगभग 2 या 3 महीने में इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन से पहले आज ही जागा सुप्रीम कोर्ट, आज ही ऑर्डर क्यों आया। पहला पॉइंट तो मेरी तरफ से भी ये सवाल है भाई, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं कि आज ही ये ऑर्डर क्यों आया। पहला, सरकार ने बोला था कि भाई गोपनीय रखना है जानकारी को, बट एसबीआई ने जो है कोई कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं बनाया, जिसकी वजह से उनका डिटेल जो है उनके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। सरकार ने गोपनीय रखने के लिए बोला था, बट आपने बोला कुछ और था, करा कुछ और है ना। तो इसका मतलब पीछे से फोन करके बोला गया होगा आपको, ओ ऐसा करना है, ठीक है। तो ये जो है हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। इसके बाद अब इनको मिलान करना है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी देर से क्यों जागा, एसबीआई ने जो है कोर बैंकिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाया। तो यहां पर अगर आप इन बातों का मिलान करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, ये तो बाद में समझ में आएगा। अब 4 महीने बाद अगर आप जो है डिटेल दोगे तो हो सकता है इस पीरियड में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो है हो सकता है बहुत सारी ब्लैक मनी को जो है व्हाइट कर दिया गया हो, तो इसके चांसेस भी हैं। तो इसीलिए यहां पर गलती किसकी है, ये तो ऐसा हो गया सब मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है सब मिले हुए हैं, है ना। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, सब मिले, किसकी गलती है भाई, तेरी गलती मेरी गलती, पता ही नहीं किसकी गलती है। अब एसबीआई की गलती बताओ, एसबीआई तो बोला हमें तो जो है अधिसूचना मिली थी जी, गोपनीय रखना है। अब ये बोले अरे अधिसूचना मिली थी तो तुझे ये थोड़ी बोला था ऐसे करना है। अब समझ में ही नहीं आ रहा अब किसको बोला जाए। तो रायता ऐसा फैल गया है कि मतलब कि जो जो ये रायता है ना बहुत जबरदस्त फैल गया है। अब एसबीआई तो बार बार बोलेगा जी हम तो नहीं बता सकते, हमें तो जो है समय दो, ठीक है। और पीछे से पार्टियों ने बोला 4 महीने का समय मांग, समझ गया, ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब दाल काली है पूरी की दाल, जो दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, ये सवाल जो है कहीं ना कहीं हमें मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए। इसके बाद इसकी आलोचना भी हो रही है, आप देख सकते हैं अंजलि भारद्वाज जो है कहते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये डिटेल तो इनके पास रेडिली अवेलेबल है, तो तुरंत क्यों नहीं दे देते। दोनों पैकेट कहां पर है, मुंबई की ब्रांच में, वहां से तुरंत डेटा निकाल और दे दो। राहुल गांधी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या क्या है पता नहीं, अभी तो हमें बस राहुल गांधी जी हैं, सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ही ताकत झोंक दी है। अब ये भी जो है, अब ये तो भाई ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स है, ये अपोजिशन पार्टी वाले भी जो है लगे पड़े हैं। अब कुछ तो हुआ होगा, खैर अब ये तो जो है 13 मार्च के बाद पता चलेगा, 13 मार्च को जो है दोबारा से बैठेगी। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा एनालिसिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, किस तरह की ये स्कीम थी, कैसे मनी का फ्लो होता है, और कैसे जो है एसबीआई ने मतलब जो सिस्टम है उसको किस तरह से बनाया गया है ताकि जो है कोई भी डिटेल ना दी जाए। जबकि सरकार ने बोला सुरक्षा एजेंसी को जो है जब डिटेल मांगी जाए तो तुरंत दे देनी है, तुरंत ही तो देनी है भाई। भाई आपने मैंने मांगा मुझे ये चाहिए तो तुरंत 1 दिन लो यार, 2 दिन लो, 4 दिन लो, 10 दिन लो, दे दो। अब तुम्हें चाहिए 5 महीने 4 महीने का समय, कहीं ना कहीं झोलझाल जरूर दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है इसके अंदर जो भी लोचा होने के चांसेस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।